हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नीट 2025 सिलेबस की, यानी कि आपका नीट 2025 का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर वैसे तो हम ऑफिशियली बात करें तो ये आपका दिसंबर के अंतर्गत रिलीज होगा, लेकिन दिसंबर तक हम माने तो आपका सिलेबस 2024 का जो नीट का था वो ही रहने वाला है। और वैसे तो बात करें तो यही आपका 2025 में रहने वाला। कारण आपको बता देता हूं, अगर 2023 के अकॉर्डिंग हम बात करें और 2024 में जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ था, उसका कारण ये था कि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक थी उनमें परिवर्तन किया गया था। उनमें कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, कुछ चैप्टर हटा दिए गए थे और कुछ पोर्शन उसमें नया जोड़ा गया था। इस कारण से आपका नीट 2024 का सिलेबस चेंज हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उनमें इस बार कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपका 2024 का जो नीट का सिलेबस है वो ही 2025 में रहने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो इसको यार नोट कर लीजिए, या फिर इसको आप पीडीएफ के रूप में अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि नोट्स जो सिलेबस जो होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे हम किसी भी कहाँ पर जा रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसकी जो प्लानिंग होती है, क्या क्या किस प्रकार से प्लानिंग करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो इसके अंतर्गत मतलब सिलेबस में आपका पूरा का पूरा चीजें आएगी कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत हमें पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें, देखिए आपके नीट के अंतर्गत फिजिक्स आता है, बायोलॉजी आता है और एक आपका केमिस्ट्री। ये तीन सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिलेबस की बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस की हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लास 11th में कौन से चैप्टर है, क्लास 12th में कौन से चैप्टर दे रखे हैं, एक बार इनका ब्रीफली नाम देख लेते हैं। देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जैव विविधता और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, पादप और जंतुओं के अंदर संरचनात्मक संगठन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना एवं कार्य, प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की। ये कई चैप्टर्स को मिलाकर के इस प्रकार से यहाँ पर ब्रीफली आपको ये 4-5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। आगे हम बात करेंगे तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पोर्शन दिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो हम बात करेंगे। 12th के अंदर देखिए रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आपका केवल ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर आपका हटा दिया 12वीं से, तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच गया। उसमें से जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल से क्लास 11th और 12th का। तो पहले हम क्लास 11th की बात करते हैं। नीट बायोलॉजी सिलेबस क्लास 11th, 11वीं क्लास के अंतर्गत आपके कौन से चैप्टर हैं जो आपके नीट के सिलेबस में दे रखी हैं, उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें तो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस निर्धारित किया जाता है। वैसे ये जो सिलेबस आपका ओल्ड एनसीईआरटी की हम बात करें तो कुछ भी पोर्शन बाहर नहीं जा रहा है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कुछ पोर्शन है वो आपके नीट के सिलेबस से भी डिलीट किया गया है और आपकी बुक से भी हटाया गया है। तो यहाँ पर मैंने रेड एरो लगा के उसको क्रॉस करके दिखाया कि कौन सा पोर्शन है वो हटाया गया है। चलो बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट आती है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका 11वीं क्लास में इस यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज लिविंग, जीवन क्या है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। फिर आता है 3 डोमेन ऑफ लाइफ, इस पोर्शन को हटा दिया है आपके सिलेबस से। टेक्सोनोमी, वर्गीकी, सिस्टमैटिक्स, ये आपकी सिलेबस में दे रखे हैं, टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की अवधारणा क्या है, जाति की क्या अवधारणा, ये आपके सिलेबस में है। और टेक्सोनोमिकल हायरार्की, मतलब वर्गीकीय पदानुक्रम, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। बाइनोमियल नोमेल कल्चर, द्विपद नामकरण पद्धति है, ये आपके सिलेबस में है, तो इसको भी आपको यहाँ पे देखना है। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी, म्यूजियम, जू, चिड़िया, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, यानी कि जो टेक्सोनोमी के अध्ययन के लिए जो टूल्स काम में लेते हैं तो वो भी इस सिलेबस से आपका हटा दिया है। जिसमें म्यूजियम, जू, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन ये आते थे, ये पोर्शन आपका हटा दिया। फर्स्ट चैप्टर के बाद में आता है सेकंड चैप्टर। इसमें आपका दे रखा है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, पंच जगत वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत आपका देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनके बारे में यहाँ पर देखिए। प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में तो ब्रीफली दे रखा है इस चैप्टर के अंतर्गत।
लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई है, इनका क्लासिफिकेशन और फ्यूचर जो मुख्य विशेषताएं क्या है वो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें डिस्कस करनी है। लाइकेन है, वायरस और वायरोइड, ये भी आपके इस चैप्टर में शामिल किए गए। अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। इसके बाद में थर्ड नंबर का जो चैप्टर आता है उसमें हम बात करें तो प्लांट किंगडम के बारे में कंप्लीट विशेषताएं दे रखी हैं। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है। मेजर ग्रुप इसमें देखिए, एक तो एल्गी आता है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म के जो मुख्य कैरेक्टर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन जो आपका लाइफ साइकिल वगैरह कुछ पोर्शन है वो हटा दिया गया है इससे। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म मुख्य रूप से इनके जो फीचर्स हैं और क्लासिफिकेशन है हम उनकी बात करेंगे। एंजियोस्पर्म ये हटा दिया गया, कुछ पोर्शन दे रखा है इसमें। 3 to 5 सैलाइंट एंड डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स एंड द लिस्ट 2 एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी। यानी कि ऊपर हमने जो ये एल्गी, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म देखे हैं, इनके मुख्य विशेषताएं और कम से कम इनके 2 से 3 एग्जांपल भी यहाँ पे देखते हैं। और ये पोर्शन हटा दिया, एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर एंड एग्जांपल, ये हटा दिया। एंजियोस्पर्म आपका हटा दिया यहाँ से। फोर्थ चैप्टर आता है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत सैलाइंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। मतलब एनिमल किंगडम आपका पूरा का पूरा इस चैप्टर में आ जाता है, जिसके अंतर्गत नॉन कोडेड से लेकर के जो कोडेड्स हैं, नॉन कोडेड्स में जो फाइलम आते हैं उन फाइलम को हमें डिस्कस करना है, और कोडेड्स में जो फाइलम आते हैं उनको डिस्कस करना है, और साथ में क्लासेज लेवल तक हमें अध्ययन करना है। कोडेटा की क्लासेज भी हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर। और इसमें आपको 3 to 5 सैलाइंट फीचर, मतलब 3 से 5 मुख्य आपके उनके फीचर आपको आने चाहिए, और 2 उनके एग्जाम्पल हर क्लास वाइज आपके पता होना चाहिए। मतलब एनिमल किंगडम आपका फोर्थ चैप्टर में आ गया। तो ये फर्स्ट यूनिट जो होती है उसमें 4 चैप्टर शामिल किए गए, कौन कौन से वो मैं आपको बता चुका हूँ। यूनिट सेकंड की हम बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पादप और जंतुओं के अंदर संरचनात्मक संगठन क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, एक तो टिश्यू दे रखा होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर आता है सेकंड यूनिट में, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, आकारिकी और परिवर्तन क्या होते हैं, उनमें संशोधन क्या होता है वो की हम बात करें, रूपांतरण बोल देते हैं मॉडिफिकेशन के। तो आपका एक तो टिश्यू आ जाएगा, तक इस चैप्टर में दे रखा है। एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, जो पुष्पीय पादप हैं उनकी आकारिकी और उनके कार्य क्या है। एनाटॉमी मतलब शारीरिक, आकारिकी नहीं शारीरिक, एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिक। उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य, और फ्लोरिंग प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसके अंतर्गत हम बात करें पत्ती, तना, जड़, इन सभी की हमें एनाटॉमी पढ़नी है, इनके फंक्शंस देखने हैं, और टिश्यूज को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, ये आगे दे भी रखा है, रूट, स्टेम, लीफ। इसके अलावा इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम, जो 2 प्रकार का दे रखा आपके सिलेबस में, साइमोस और रेसिमोस, ससिमाक्सी और असिमाक्सी। और फ्लोर, पुष्प की संरचना में यहाँ पे पढ़नी है, फ्रूट के बारे में पढ़ना है, फल, सीड, बीज के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस में दे रखी हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम, फ्लोर, फ्रूट और सीड, ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा पहले तो आपकी 3 फैमिली आया करती थी, 3 फैमिली थी आपके सिलेबस में, 10 प्लांट फैमिली थी, लेकिन इस बार क्या कर दिया, उन प्लांट फैमिली को हटा करके नई फैमिली जोड़ दी है 2024 में। तो इसमें देखिए एक तो मालवेसी है, क्रूसीफेरी है, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी, ये आपकी 5 फैमिली इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं जो आपके सिलेबस में दे रखी है। ये ऐड किया गया नया, ग्रीन कलर में जहां पर भी आपको लिखा हुआ मिले, मतलब ये ऐड किया गया है नया। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके नीट के सिलेबस में जरूर दे रखा है, तो इनको जरूर पढ़ना है। ये आपकी सेकंड यूनिट होगी, सेकंड यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर देखिए एनिमल टिश्यू, मतलब जंतु उत्तक के बारे में यहाँ पे पढ़ना हमें, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट एंड फ्रॉग, यानी कि यहाँ पर इंसेक्ट, कीट और जो मेंढक है, इनकी जो मेन डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। इंसेक्ट के अंदर आप कॉकरोच ले सकते हैं, कॉकरोच, और यहाँ पर फ्रॉग, मेंढक आ गया, और इनके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो सेकंड चैप्टर में आपका एक तो एनिमल टिश्यू हो गया, और एक इंसेक्ट एंड फ्रॉग की जो
एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी है और कार्य है उनके बारे में पढ़ना है, जितने भी सिस्टम दे रखे हैं। तो आपकी सेकंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। थर्ड यूनिट में देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कोशिकीय संरचना और उनके कार्य। तो इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो आता है उसमें सेल थ्योरी दे रखी है। सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, शरीर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है, सामान्य स्ट्रक्चर होती है, सामान्य इकाई होती है कोशिका, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। सेल थ्योरी आपकी दे रखी है यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल्स इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना हमें। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स आपकी इस यूनिट के अंतर्गत दे रखी है। सेल एनवेलोप, जो कोशिकीय आवरण होते हैं उनमें आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कोशिका भित्ति आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं जिनकी स्ट्रक्चर फंक्शंस हमें देखने। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में हमें इस लेक्चर के अंतर्गत डिटेल से अध्ययन करना है। तो ये आपका थर्ड चैप्टर में फर्स्ट यूनिट यहाँ पे हो जाती है। थर्ड यूनिट के अंतर्गत जो सेकंड चैप्टर आता है उसमें हम बात करें कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स, जीवित के अंतर्गत जो रासायनिक संगठन किस प्रकार से होता है, इनके रासायनिक घटक क्या होते हैं जीवित कोशिका के, जिनमें बायोमोलिक्यूल्स आते हैं और बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें देखने हैं। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करने, देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैव अणु हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर में स्ट्रक्चर और फंक्शंस देखने हैं। एंजाइम आपके इस पोर्शन में दे रखा है, कितने प्रकार के होते हैं एंजाइम, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और एंजाइम कैसे क्रिया करता है, ये हमें एंजाइम के बारे में इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। ये नया ऐड किया गया क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का वर्गीकरण और उसका नामकरण है, ये भी आपके इस चैप्टर में नया ऐड किया गया। तो थर्ड यूनिट में सेकंड चैप्टर, अब थर्ड चैप्टर और दे रखा है। थर्ड यूनिट के अंतर्गत सेल डिवीजन दे रखा है, कोशिका विभाजन, जिनमें सेल साइकिल हमें पढ़ना है, माइटोसिस समसूत्र विभाजन और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, इन दोनों विभाजन के बारे में पढ़ना है और इनका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। तो आपकी थर्ड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। फोर्थ यूनिट की बात की तो इसमें प्लांट फिजियोलॉजी आता है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका ये पोर्शन हटा दिया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये हटा दिया, पूरा का पूरा आपकी यूनिट ये चैप्टर हटा दिया है। और इसके अलावा ये आपका मिनरल न्यूट्रिशन है, ये भी इस पोर्शन है वो पूरा का पूरा हटा दिया है। तो इसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, सिर्फ बताने के लिए ये पोर्शन यहाँ से हट गया। यूनिट 4 में प्लांट जो फिजियोलॉजी है उसके अंतर्गत हम बात करें तो देखिए फोटोसिंथेसिस आपके इस सिलेबस में आता है। इस यूनिट के अंतर्गत फोटो सिस्टम आता है, फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस एज ए मीन्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दे रखा है, स्वपोषी पोषण। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से वर्णक शामिल होते हैं। फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश रासायनिक और जैव संश्लेषण जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस, रसायन प्रासरणी सिद्धांत है, वो आपके सिलेबस में दे रखा है। फोटो रेस्पायरेशन है, प्रकाश शोषण, C3 और C4 चक्र हैं वो इस सिलेबस में आपके दे रखे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक भी हमें इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करना, मतलब पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस आ गया। फिर आता है इसमें रेस्पायरेशन को शामिल करते हैं, शोषण इसके अंतर्गत आ जाता है प्लांट के अंतर्गत, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सेलुलर रेस्पायरेशन के अंतर्गत आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है। फर्मेंटेशन यहाँ पे हमें पढ़ना है जो कि अवायवीय शोषण होता है। TCA चक्कर, क्रेब्स चक्र है वो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि वायवीय शोषण के अंतर्गत आती है, ये यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। आगे एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ एनर्जी से संबंधित है, उसमें देखिए नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड, मतलब जो भी प्रक्रिया हमने पीछे पढ़ी है ग्लाइकोलाइसिस, TCA, इनमें एनर्जी का किस प्रकार से निर्माण होता है,
तो उन मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार प्राप्त होते हैं, कितने जनरेट होते हैं, उनके बारे में देखना है। एम्फीबोलिक पाथवे, उभयधर्मी चक्कर, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, अवशोषण गुणांक क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो श्वसन से संबंधित पूरा का पूरा पोर्शन प्लांट के अंतर्गत हम बात करते हैं। अब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप की वृद्धि और विकास है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हार्मोन्स हमें पढ़ने। इसमें सीड जर्मिनेशन दे रखा है, पादप का अंकुरण, ठीक है। फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ रेट, आप पादप की जो वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी है वो यहाँ पे दे रखी है हमें, और प्लांट ग्रोथ रेट, पादप वृद्धि दर क्या होती है वो भी यहाँ पे पढ़नी है। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की अवस्थाएं, डिफरेंशिएशन, विभेदन, डी डिफरेंशिएशन, विभेदन, और रीडिफरेंशिएशन, पुनः विभेदन, इनके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन भी बना आपकी बार 2024 में भी क्वेश्चन बना है, डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल्स, पादप कोशिका के अंतर्गत विकास की जो क्रम क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में। ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर मतलब जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इनके बारे में पढ़ना है। सीड डोरमेंसी, देखिए ये पोर्शन आपका हटा दिया है, यहाँ पर मैंने एरो लगाना भूल गया, लेकिन ये कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। वर्निलाइजेशन और फोटोपेरिडिज्म, ये आपके यूनिट 4 के अंदर चैप्टर 5, यानी कि 3 चैप्टर आपके दे रखे हैं, पीछे का पूरा का पोर्शन आपका हटा दिया, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से हटा दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं दे रखा है। इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, यानी कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, जिसके अंतर्गत हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं अलग अलग एनिमल्स में, वो पढ़ने हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मानव के अंदर जो श्वसन तंत्र होता है उसके बारे में देखना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन की क्रिया विधि हमें पढ़नी है, और इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर किस प्रकार से इसका नियमन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेज का परिवहन, एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का नियंत्रण है या फिर नियमन है, वो हमें ह्यूमंस के अंदर देखना है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, आयतन कौन कौन से होते हैं, रेस्पिरेशन श्वसन आयतन कौन कौन से होते हैं वो पढ़ने हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, श्वसन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं, जिसमें अस्थमा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये हमें यहाँ पे पढ़ने, ठीक है। ये आपका श्वसन तंत्र। इसके बाद में देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम आपके सिलेबस में दे रखा है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसमें आपको कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का संगठन, ब्लड ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का कैसे बनता है वो पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ क्या है, लिम्फ का कैसा संगठन होता है और इनके लिम्फ के कार्य क्या है वो हमें देखने हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा का पूरा, जिसमें हमें ह्यूमन हार्ट की क्या कार्य होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो पढ़ने हैं। कार्डियक साइकिल यहाँ पे हमें देखना है, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिवहन या परिसंचरण, रेगुलेशन ऑफ 30 एट कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र से संबंधित बीमारियां, जिसमें हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, ये डिजीज हमें सर्कुलेटरी सिस्टम से देखनी है। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। इसी के अंतर्गत आगे देखिए पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा, जिसके अंतर्गत एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये आपकी चैप्टर का नाम है। मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन के जो मोड्स होते हैं प्रकार, जिसमें एमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसमें इसकी संरचना और फंक्शन हमें पढ़ने हैं। यूराइन फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। ओस्मो रेगुलेशन, प्राशन नियमन, रेगुलेशन ऑफ किडनी एंड फंक्शन, किडनी का कार्य और उनका रेगुलेशन हमें पढ़ना। रेनिन एंजियोटेंशन, ये क्रियाविधि जिसके बारे में हमें देखना। एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, एडीएच, डायबिटीज इंसिपिड्स, ये कुछ डिजीज हैं। देखिए एडीएच के बारे में पढ़ना है, डायबिटीज इंसिपिड्स के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है।
रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में अन्य ऑर्गन किस प्रकार से अपना रोल अदा करते हैं। डिसऑर्डर्स जैसे कि यूरेमिया, रीनल फेलियर, रीनल कैल्कुलाई, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूरा का पूरा पोर्शन आ जाएगा। फिर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसके अंदर आपका टाइप ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का प्रकार देखिए सिलियरी है, फ्लेजिलर है, मस्कुलर है, ये सिलियरी, फ्लेजिलर, मस्कुलर। इसके बाद में हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स हमें पढ़नी है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, संकुचित प्रोटीन और मसल्स का किस प्रकार से संकुचन होता है आपको। स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन, कंकाल तंत्र और इनके क्या कार्य हैं वो देखने हैं। जॉइंट जो संबंध होते हैं ना आपस में, जॉइंट जो होते हैं उनको हमें पढ़ना है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं जॉइंट मसल्स के अंदर, हड्डियों के अंतर्गत। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट डिजीज, ये हमें पढ़नी है स्केलेटल सिस्टम से संबंधित। अब आता है नेक्स्ट जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्री के नियंत्रण और उनका समन्वय। तो इसमें न्यूरॉन्स हमें पढ़नी है, नर्वस तंत्रिकाएं, नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा मनुष्य का जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और विसरल नर्वस सिस्टम हमें यहाँ पे डिस्कस करना। जनरेशंस एंड कंडीशंस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जो आवेग होते हैं उन किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, तंत्री के आवेग और उनका कंडक्शन कैसे होता है वो पढ़ना है। रिफ्लेक्स एक्शन है, ये पूरा का पूरा आपका हटा दिया है, यहाँ से सेंस ऑर्गन भी हटा दिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, रासायनिक समन्वय और नियंत्रण। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसमें आपको पढ़नी है और उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, पूरा का पूरा मनुष्य का जो अंतःस्रावी तंत्र है वो दे रखा है, जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज और गोनाड्स। मैकेनिज्म हार्मोन्स एक्टिविटी, हार्मोन्स किस प्रकार से कार्य करते हैं उनकी क्रियाविधि। हार्मोन्स एज ए मैसेंजर एंड रेगुलेटर, ये मैसेंजर और रेगुलेटर के रूप में किस प्रकार से काम करते हैं। हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मतलब इनका कम श्रावण और अधिक श्रावण होता है, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा और इनके संबंधित जो बीमारियां होती है उनको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगेली, क्रेटिनिज्म, गोइटर, एक्सोथेल्मिक गोइटर, डायबिटीज और एडिशन डिजीज, ये हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब यूनिट 5 आपकी कंप्लीट होती है। ये क्लास 11th का पूरा पोर्शन हमने देख लिया है। अब क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर हमें दे रखे हैं उनकी बात करेंगे। देखिए ये सिलेबस देखने के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आने वाला हूं, उसके अंतर्गत हम पूरा का पूरा हम एनालिसिस करेंगे। जो अभी नीट 2024 का पेपर हुआ ना, उस पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसके अंतर्गत देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस क्लास से, क्लास 11 से कितने आए हैं, 12 से कितने चैप्टर आए हैं, इन सभी की हम उसके अंदर का डिटेल से बात करेंगे और उस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। वो पूरी चीजें हम उसके अंतर्गत देखेंगे। और नीट 2025 के क्लास उसके पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, इसके अलावा हम बात करें तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वो सभी चीजें हम एक अलग वीडियो में कर देंगे, क्योंकि ये सिलेबस का है तो सिलेबस थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो जाता। अब बात करते हैं क्लास 12th के अंतर्गत सिलेबस कौन सा दे रखा है हमारी नीट के अंतर्गत। यूनिट 6 की बात करें, नीट क्या ओवरऑल तो रिप्रोडक्शन आता है। रिप्रोडक्शन में देखिए फर्स्ट चैप्टर जो था पहले पुरानी एनसीईआरटी में वो हटा दिया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो पहला चैप्टर आपकी क्लास 12th में वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। इसके अंदर फ्लोर की स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है और डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है, नर और मादा युग्मकोद्भिद हैं, उनका विकास कैसे होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। पोलिनेशन, परागकण, परागकण कितने प्रकार का होता है, इनके लिए कौन कौन सी एजेंसीज मतलब युक्तियां या फिर कह सकते हैं एजेंट काम में लेते हैं और इनकी कौन कौन से एग्जाम्पल है वो देखने हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज,
आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज है उनके बारे में पढ़ना है। पोलिन पिस्टल इंट्रैक्शंस, परागकण और जो स्त्रीकेशर होता है अंडक, इनका इंट्रैक्शन जो होता है उनके बारे में यहाँ पे देखना। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना, दोहरा निषेचन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन के बाद की जो घटनाएं होती हैं जिनके अंतर्गत हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भ्रूण और भ्रूण कोष का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण और भ्रूण कोष का निर्माण है या उनका विकास कैसे होता है वो यहाँ पे पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, बीज का विकास कैसे होता है और फ्रूट का निर्माण कैसे होता है वो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें देखना है। स्पेशल मोड्स जिसके अंदर एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी और पोली एम्ब्रियोनी, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और सीड एंड फ्रूट का निर्माण का क्या महत्व है वो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें डिस्कस करना है। आगे देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन के बारे में कंप्लीट चैप्टर है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा हमें देखना है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, टेस्टिस एंड ओवेरी, वर्षण और जो अंडाशय है इनकी हम स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, स्पर्म का फॉर्मेशन और अंडे का निर्माण कैसे होता है वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करनी है। मेनिस्ट्रल साइकिल, मासिक चक्कर। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पे देखना अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण तक। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया में देखनी है आरोपण। प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्रेगनेंसी जो होती है उसके बारे में पढ़ना है। प्लेसेंटा का निर्माण वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। पार्चुरेशन, परसों की क्रिया को हमें देखना है। और लैक्टेशन, दुग्ध श्रावण जो होता है वो भी यहाँ पे पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर हम कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है क्लास 12 में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब हमें आवश्यकता होती है जो जनन संबंधित डिजीज होती हैं उनसे अपने आप को बचाना और हमारे जनन स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये हमारी आवश्यकता होती है। तो इनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण, जिसके अंदर नीड एंड मेथड्स, कंट्राप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो MTP होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में पढ़ना है। अलग अलग मेथड्स दे रखी है जन्म को कंट्रोल करने की, वो यहाँ पे पढ़नी है। एम्नियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी एंड असाइड्स रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एम्नियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ना। एम्नियोसेंटेसिस क्या होती है कि जो गर्भनी बच्चा होता है उसका स्वास्थ्य के बारे में जांचना, लिंग के बारे में पता करना, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इसके अंदर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, GIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और GIFT ये जाइगोट, और ये आ जाएगा आपका गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये आपका जो 4th चैप्टर है वो आ गया। तो यूनिट 6 के अंतर्गत आपका ये पोर्शन दे रखा है। या 7 में हम क्या पढ़ेंगे, 7 में हम जेनेटिक एंड इवोल्यूशन नाम करके है। तो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के अंदर 2 चैप्टर आपके आते हैं क्लास 12 के अंदर। देखिए फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हम वंशा पूरा चैप्टर यहाँ पे नहीं लिखा है, उसके अंदर आपको आनुवंशिकता और विविधता के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल की जो आनुवंशिकता है उसके बारे में पढ़ना है। डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन, मेंडल के जो नियम है उनसे अलग, यानी उनके जो अपवाद दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ना, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस, सह-प्रभाविता, मल्टीपल एलील्स, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप का आनुवंशिकता, प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी के बारे में हमें पढ़ना है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता की गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल एंड जीन्स, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना, जीन्स के बारे में पढ़ना। इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर, बर्ड्स के अंदर और हनी भी, इन तीनों के अंतर्गत हमें सेक्स का या लिंग का निर्धारण वो पढ़ना है। लिंकेज, सहलगनता, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंग सहलगन आनुवंशिकता, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये डिजीज है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर ह्यूमंस, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके इस चैप्टर में दे रखा, बहुत ही शानदार अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। तो इसमें आपको जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल, देखिए जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ सिद्धांत दे रखे हैं वो पढ़ने हैं, और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये किस प्रकार से किसने ये सिद्ध किया है वो पढ़नी है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए की संरचना यहाँ पे डिस्कस करनी है। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी क्या है ये हमें पढ़ना। ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंतर्गत हमें लैक ऑपरेंट को पढ़ना है, ठीक है। ये अलग अलग प्रोसेस है जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ। जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक क्या है इसके बारे में पढ़ना है। और प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ये अब नया जोड़ा गया है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, जैव संश्लेषण, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका जेनेटिक एंड इवोल्यूशन मतलब यूनिट 7 के अंतर्गत। इसके आगे और दे रखा एक चैप्टर है इवोल्यूशन, ये अभी आपके इसी यूनिट के अंतर्गत आता है, 7वीं यूनिट के अंतर्गत। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन का उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, जिसमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेशन ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हमें देखना जैविक विकास, और इससे संबंधित कौन कौन से हमें सबूत प्राप्त हुए, एविडेंस मिले हैं वो यहाँ पे देखना। पेलियोंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, तुलनात्मक शारीरिकी, एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पर हमें बढ़ रही है। ये इनके आधार हैं, एविडेंस जो मिलते हैं ना। एक तो पेलेंटोलॉजी, इसके अंतर्गत देखिए तुलनात्मक शारीरिकी, ये आधार हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के, इवोल्यूशन के। एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंस, ये हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। डार्विन कंट्रीब्यूशन, डार्विन ने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसके अंतर्गत। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की आधुनिक थ्योरी क्या है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एंड वेरिएशंस, जिसमें अंदर म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है, उत्परिवर्तन और पुनः स्थापन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो डिस्कस करनी है। इसके अलावा हम बात करें उनके एग्जांपल्स, टाइप्स हैं, नेचुरल सिलेक्शन के कौन कौन से एग्जांपल है, टाइप्स हैं, प्रोसेस है वो देखनी है। जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, एडेप्टिव रेडिएशंस और ह्यूमन एवोल्यूशन लास्ट में। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपकी 7 नंबर की यूनिट में है जो कि हमें पढ़ना। अब आती है यूनिट 8 यूनिट की हम बात करें तो इसमें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान मानव के लिए किस प्रकार से लाभदायक और हानिकारक, वो चीजें हमें देखनी है। तो फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो है हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य और बीमारियां, जिसमें पैथोजन हमें पढ़ने हैं, जो कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं ना उनके बारे में। पैरासाइटिक कोजिंग ह्यूमन डिजीज, परजीवियों के द्वारा होने वाले जो मनुष्य के अंदर बीमारियां हैं उनको हमें पढ़ना, जिसमें मलेरिया, फाइलेरियसिस, एस्केरियसिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियोसिस, रिंग वॉर्म, और अभी नए ऐड किए गए थे डेंगू और चिकनगुनिया। ये यहाँ पर हमें पढ़ने हैं जो अलग अलग डिजीज दे रखे हैं वो। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा से संबंधित जो मुख्य बेसिक सामान्य कंसेप्ट है वो यहाँ पे पढ़नी है। वैक्सीन के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। कैंसर जो डिजीज है उसके बारे में। HIV एंड एड्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। एडोलसेंस जो किशोरावस्था जिसके अंतर्गत ड्रग्स और एल्कोहल है, ये किस प्रकार से अपना दुष्प्रभाव डालते हैं वो चीजें यहाँ पर देखनी है। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका 8 नंबर हेल्थ एंड डिजीज, ये इस यूनिट 8 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 8 यूनिट के अंतर्गत हम बात की तो नेक्स्ट चैप्टर आपका ये होना चाहिए, लेकिन ये हटा दिया है, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। लेकिन अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य के अंतर्गत माइक्रोब सूक्ष्म जीव हैं उनका किस प्रकार से महत्व है। देखिए, इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आधुनिकीकरण, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। छोटा सा चैप्टर है तो ये चैप्टर भी आपके यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत आता है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। नंबर 8 यूनिट के बाद में आती है यूनिट नंबर 9 जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें 2 चैप्टर आपके दे रखे हैं क्लास 12 के। फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की क्रिया क्या होती है और इसके सिद्धांत क्या है।
जिसके अंतर्गत हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी डिस्कस करनी है। सेकंड चैप्टर है हमारा इस यूनिट के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग क्या है, और मुख्य रूप से यहाँ पर हेल्थ और एग्रीकल्चर से संबंधित हमें एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करनी है, जिसमें ह्यूमन इंसुलिन हमें यहाँ पर पढ़ना है, वैक्सीन प्रोडक्शन, टीकों का निर्माण जो होता है इस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो यहाँ पे देखना है। जीन थेरेपी डिस्कस करनी है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, आनुवांशिक रूपांतरित जीवों के बारे में यहाँ पे देखना, जिसमें बीटी क्रॉप्स, बीटी जो फसल है बेसिलस thuringiensis फसल यानी कि कॉटन का जो बीटी कॉटन है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में देखना है, जिसके अंदर रोजी वगैरह जो है आपके बायोसेफ्टी इश्यूज, बायोसेफ्टी इश्यूज जिसमें बायो पायरेसी है, पेटेंट है, ये यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो ये दो चैप्टर आपके आ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और हमारी इसके अंतर्गत जो लास्ट यूनिट आती है नीट के सिलेबस 2025 की हम बात करें तो उसमें इकोलॉजी और एनवायरमेंट, इसमें भी बहुत सारा पोर्शन हटा दिया था। तो इसमें जो पहला चैप्टर आता है वो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव और उसका पर्यावरण, जिसके अंदर एक तो हैबिटाट हटा दिया है, नीचे हटा दिया, पॉपुलेशन हटा दिया, और इकोलॉजिकल जो एडेप्टेशन होते हैं वो पोर्शन भी इसमें से हटा दिया गया है। क्या क्या है देखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन जो इंटरेक्शन होता है उनमें आपको म्यूटिलिज्म पढ़ना है, कॉमन कंपटीशन पढ़ना, प्रतिस्पर्धा, प्रीडेशन शिकार ये पढ़ना है, और पैरासिटिज्म परजीविता ये हमें पढ़ना है। ये जो पॉपुलेशन जातियों के अंदर जो इंटरेक्शन होता है जिसमें म्यूटिलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म ये हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जिसके अंदर ग्रोथ, बर्थ रेट और डेथ रेट ये हमें डिस्कस करने हैं, और एक एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण, ये है यहाँ पर हम जो चैप्टर नंबर आपका ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशन है इसके अंतर्गत हमें ये चीजें डिस्कस करनी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है इस यूनिट के अंदर इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके अंदर पारिस्थितिकी तंत्र का पैटर्न हमें डिस्कस करना है, कंपोनेंट कौन कौन से घटक आते हैं इसमें, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, और डीकम्पोजिशन विघटन किस प्रकार से हो रहा है इसका वो पढ़ना है। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, पिरामिड्स के बारे में पढ़ना है। पिरामिड्स के अंतर्गत हम बात करें तो संख्या का पिरामिड देखना है, इसमें बायोमास जैव भार का पिरामिड और एनर्जी ऊर्जा का पिरामिड वो हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट साइकिल वगैरह है जिसमें कार्बन, फॉस्फोरस ये चीजें हटा दी है, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी हटा दिया, ठीक है, ये चीजें हटा दी है, वो यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं कर। अब आता है थर्ड जो चैप्टर है इस यूनिट के अंतर्गत वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और उनका संरक्षण, जिसके अंतर्गत हमें बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की कंसेप्ट क्या है वो यहाँ पे हमें देखनी है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न, इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को क्या नुकसान हो रहा है वो हमें देखना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उनका संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हॉटस्पॉट्स, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, विलुप्त जो जीव हैं उनके बारे में पढ़ना, एक्सटिंक्शन, रेयर डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये चीजें यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। जो थर्ड चैप्टर आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट यूनिट 10 के अंतर्गत, और ये आपका एनवायरमेंटल इश्यूज वाला पोर्शन है यहाँ से हटा दिया। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर हमने डिटेल से देख लिया है। देखिए टाइम तो लगता है, आप सभी को पता है, अगर डिटेल से सिलेबस करते हैं ना तो उसमें आपका टाइम तो जरूर लगता है। ये चैप्टर आपकी क्लास 11 की और ये चैप्टर आपकी क्लास 12 के, और इसी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी आपको क्लासेज है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेक्चर के साथ में उनके एमसीक्यूज और फिर टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट और फिर माइंड में, ये पूरी की पूरी चीजें इस लेक्चर के माध्यम से मिलने वाली है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से इस चैनल के माध्यम से आपको नीट की तैयारी करवाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।